स्वागत है। मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं खास खबर। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश भर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर चुनावी सरगर्मी दिन प्रतिदिन तेज हो रही है। इसी मद्देनजर सक्षम न्यूज इंडिया की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में और वहां की सबसे प्रमुख और हॉट सीट माने जाने वाली चिल्लूपाल विधानसभा का हाल जाना और बात की वहां के विधायक और पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी से। राजेश त्रिपाठी वहां से भाजपा से प्रत्याशी हैं और उनका मुकाबला पूर्वांचल के चर्चित माफिया और बाहुबली दबंग नेता हरिशंकर तिवारी के पुत्र विनय शंकर तिवारी से है। क्या है चुनावी रणनीति, इसको लेकर हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने राजेश त्रिपाठी से की खास बातचीत। आइए जानते हैं राजेश त्रिपाठी से कि किस नजर से वो देखते हैं उनसे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका सक्षम न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस बसपा पे आप सवार होकर के चुनाव लड़ रहे थे, आज वही बसपा आपको हराने के लिए एड़ी चोटी एक की हुई है, किस नजर से देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि हमने पहला चुनाव पत्रकारिता के दौर से निकल करके और जब राजनीति के कदम रखा तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ही वो पाँव बढ़ाया था मैंने। और जब मैं राजनीति की तरफ बढ़ा था और बहन मायावती जी से मिला था तो मैंने ये जानने की प्रयास किया था कि उनके मन में आखिर राजनीतिक अपराधियों के प्रति क्या भावना है। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप चुनाव लड़ो और चुनाव लड़ करके जीत के आओ। मैं स्वयं माफियाओं और गुंडों के खिलाफ रहती हूँ और चुनाव बर्बाद कर दूंगी मैं जिस दिन सरकार बनी ऐसे लोगों को। उन्होंने अतीक अहमद जैसे लोगों का नाम तक लिया था कि तुमने देखा है कि हमने अतीक अहमद जैसे लोगों को बर्बाद किया है, घबराओ नहीं, शंकर तिवारी का परिवार भी बर्बाद कर दूंगी क्योंकि गुंडों और माफियाओं को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मन में ये था, चूंकि चिल्लूपाल के माथे पे ये कलंक था कि चिल्लूपाल के हरिशंकर तिवारी वो पहले व्यक्ति हैं भारत के जो जेल में रहते हुए कोई अपराधी चुनाव लड़के जीते, उस पर नाम उनका पहले नंबर पे आता था। ये कलंक था। मुझे भी लगा कि चलो हम लोग जो है, अगर वो माफिया विरोधी नीति अपनाती हैं, गरीबों की सेवा करना चाहती हैं, दलितों पिछड़ों शोषित समाज के लिए उनके दिल में दर्द है, तो चलते हैं। और मैं राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया और 2007 का चुनाव एक अजीब तरह का चुनाव था। एक तरफ अरबपति खरबपति व्यक्ति सामने था, बाहुबली था, माफिया था, दबंग व्यक्ति था। दूसरी तरफ एक सामान्य सा कलम लेकर के चलने वाला पत्रकार था जिसकी आर्थिक हालत भी बहुत खराब रही। लेकिन जनता ने पूरा मनोबल दिया, जनता ने मनोबल बढ़ाया और चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने राज्य मंत्री पद से भी दबाया मुझे। लेकिन तब झटका लगा था मुझे कि जिस राजनीतिक आपराधिक परिवार को वो खत्म करने का दावा कर रही थी, वो उसी परिवार को 6 महीने के अंदर अपने बहुजन समाज पार्टी में शामिल करा लिया। और मुझे झटका लगा था। मेरे मन में ये था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, या तो मैं राजनीति छोड़ दूँ या बसपा छोड़ दूँ। फिर मुझे लगा चलो कुछ सोचा होगा उन्होंने, कोई बात रही होगी, कर रहे हैं, शायद हृदय परिवर्तन की बात रही होगी, इस नाते कर रहे होंगे, और मैं बना रहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे बेटे को लेकर के मेरे ऊपर चारित्रिक लांछन लगाने की, उसके पीछे पूरी की पूरी साजिश हरिशंकर तिवारी के उनके लोगों की नहीं, क्योंकि उनको लगा था कि उनके 23 साल के एम्पायर को हमने ध्वस्त कर दिया था, इसलिए वो बर्बाद करने के लिए वो कैरेक्टर डैमेज। उनको ये लगता था कि उनका कैरेक्टर चूंकि खराब है तो चलो राजेश का भी कैरेक्टर खराब करते हैं ताकि ये लगे कि दोनों एक जैसे हैं। और उन्होंने चारित्रिक लांछन मेरे बेटे को लेकर दुनिया भर के लगाए। महिला को खड़ा किया गया और वो जो मामला पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था उसे जिंदा किया गया। फिर उसके बाद उससे भी जी नहीं भरा उनका। इसको मैंने बहन जी से बताया भी जा करके कि ये सारी साजिश के पीछे हरिशंकर तिवारी उनका परिवार है, उनके बेटे हैं। और उसके बाद फिर मेरी हत्या की सुपारी दी गई। और ये मुझे नहीं पता, स्वयं बहन जी के डीजीपी और बहन जी के प्रमुख सचिव गृह ने मुझसे बताया कि आपकी हत्या की सुपारी बसपा के जो सांसद हो चुके थे उस समय तक, उन्होंने आपको आपकी हत्या की सुपारी दिया है, उनके परिवार का उसमें हाथ है। मैं फिर इस बात को लेके गया कि ये बसपा के विधायक की सुपारी बसपा के सांसद उसके परिवार के लोग देंगे, और उस पर भी तब भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी मन बार करके कि भाई अब एक बार कहीं किसी से रिश्ता बना लिया है, पकड़ लिया है, कहाँ छोड़ के जाएंगे। मैं देख रहा था चिल्लूपाल से माफिया की राजनीति खत्म करने का खामियाजा मुझे मिलने लगा था, लेकिन जूझ रहा था, लड़ रहा था, क्योंकि मुझे एक मन में सपना था कि हमें इस तरह के इस कलंक को धोना है यहाँ से। फिर 2012 का चुनाव आया। 2012 के चुनाव में 5 करोड़ रुपए लेकर के इस टिकट को पुनः बेचने का और खरीदने का प्रयास किया गया। वो सौदा हो भी चुका था, अखबारों में छप चुका था कि हरिशंकर तिवारी करेंगे हाथी की सवारी। इसके बाद शायद मेरा सौभाग्य रहा होगा या उनका दुर्भाग्य रहा होगा,
उन्होंने कह दिया कि जब हम इतना पैसा दे रहे हैं बहन जी को, बसपा को, तो मैं सिंबल से नहीं लड़ूंगा, बिना सिंबल के चाहिए, ताकि वो निर्दल इसके पहले लड़ते रहे और जब चाह जिसकी सरकार में जाते रहे। उन्हें लगा कहीं मैं बसपा से लड़ जाऊं, जीत जाऊं तो फिर बदुआ होकर रह जाऊंगा, जो भी सोचे हों वो। और फिर उन्होंने कहा, भड़क गई वो, उन्होंने कहा कि चलो उसी को लड़ा दो। ये मेरा सौभाग्य रहा कि चलो उसी को लड़ा दो, मैंने नहीं कुछ हुआ तो यही सही। और वो 2012 का चुनाव में जीता। उस 2012 के चुनाव में मैं बसपा का विधायक था, बसपा का प्रत्याशी था और बसपा का सांसद बसपा प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार कर रहा था। मैं बसपा का प्रत्याशी था, बसपा का विधायक था, बसपा का प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी जो बांसी से लड़ रहे थे, वो बसपा का प्रचार कर रहे थे, घर घर घूम करके प्रचार कर रहे थे। मैं बसपा का विधायक था, बसपा का सभापति गणेश शंकर पांडे यहाँ घर घर घूम करके बसपा का प्रचार कर रहे थे। तीन लोग बसपा के विरोध में प्रचार कर रहे थे। तीन लोग जो बसपा की सत्ता से जुड़े थे वो बसपा के खिलाफ यहाँ प्रचार कर रहे थे। जनता ने तब भी मुझ पर कृपा किया, उन लोगों के विरोध के बावजूद मैं जीता। लेकिन इसके बाद भी सारे लोगों पे कार्रवाई हुई और उन लोगों का बाल बाका भी नहीं हुआ। मुझे ये तब लगने लगा था कि अब इन्हें माफिया प्यारा है, इन्हें पैसा प्यारा है। ये सारे कारण रहे हैं। और उसके बाद 2017 के चुनाव के पहले, लगभग 1 साल पहले, विनय शंकर तिवारी घर घर घूम करके ये कहने लगे थे, डोर टू डोर जाने लगे थे कि मेरा बहन जी से बात हो गई है, मेरा पैसा जमा हो चुका है, 10 करोड़ मैं दे चुका हूँ, अब मैं चुनाव यहाँ से लड़ूंगा, राजेश त्रिपाठी यहाँ से नहीं लड़ेंगे। स्वाभाविक था कि लगातार हमले हो रहे थे। जिस आदमी को पराजित किया गया, 23 साल से जो सीट बसपा तरस रही थी देने के लिए, जिस व्यक्ति ने उस सीट को बसपा की झोली में डाला था, जिस माफिया को बर्बाद करने की बात कर रही थी, उस माफिया को गले लगा लिया गया। गरीबों और दलितों, शोषितों की, कमजोरों की आवाज बनने के ढोंग करने वाले लोग जब पैसों के हवस में बिकने लगे थे, स्वाभाविक था कि मेरे लिए बसपा में रहना मुमकिन नहीं था। इस नाते मैंने राजनीति छोड़ने की तरफ कदम बढ़ा दिया। मुझे लगा कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मेरे जैसे लोगों के लिए राजनीति है नहीं दुनिया भर का। और मिला क्या? एक तमगा मिला केवल कि हरिशंकर तिवारी को राजेश त्रिपाठी ने पराजित किया। इसके अलावा माथे पे 1000 कलंक लगे और ये केवल इसलिए लगा मैं माफिया से जूझ रहा था। जाहिर है कि आपने बसपा छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और क्षेत्र की जनता से अगर हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि राजेश त्रिपाठी जी अब अपने घर में आ चुके हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने यह भी कहा अगर ये घर है तो आपने घर को छोड़ा क्यों था? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन शुरू से थामा था आपने? और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं चिल्लूपार क्षेत्र के, वो भी आपके साथ नहीं, वो भी आपके विरोध में, तो उसको आप कैसे तालमेल में बैठा करके लेके चलना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं घर में आ गया, वो शायद अज्ञानता बस ऐसा कह रहे होंगे। मैं पत्रकारिता के दौर में था। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में रहता और भारतीय जनता पार्टी की तरफ, बसपा की तरफ जाता और फिर वापस, तो उसको कहा जाता। मैं राजनीति की शुरुआत वहाँ से किया था। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2007 के चुनाव में अकेले बहुजन समाज पार्टी के नाते ही मैं चुनाव नहीं जीता था। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे थे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी तो हमारे साथ नहीं थे, वो निष्ठा दिखा रहे थे मगर अपने दल के साथ, मगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित रहने वाला सामान्य मतदाता पूरी तरीके से परिवर्तन का बूट बना करके, और वो एक सर्वदलीय रूप से सबकी पसंद बन के मैं चुनाव लड़ा था और जीता था। संतुष्ट है, संतोषजनक है। संतोषजनक है। दोबारा उनको अगर मौका दिया जाए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए आपकी नज़र में? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नज़र में देना चाहिए। देना चाहिए। नहीं, हम 10 साल में तो हमें तो इनको मतलब यहाँ पे हम मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ पे शिलान्यास किए हैं हम लोग। यहीं पे पूरी जनता यहाँ पे आती है, मंदिर है यहाँ का, और यहाँ पे ही जो उनके बाजू में है, यहाँ पे मतलब वो देखने तक नहीं आए हैं जब से वो विधायक बने दोबारा। किसको अब देखते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? आप सरकार देखिए, हम तो उसी को चुनेंगे जो यहाँ पे मतलब इस क्षेत्र का विकास कर सके। 1-2 काम छोड़ के बाकी कुछ विकास यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। और आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ कई सारे ऐसे रोड हैं, सिर्फ शिलान्यास हो जाता है, बनता नहीं है। आप कछार बेल्ट में चले जाइए, कछार बेल्ट में जाके देखिए, जो पहले बना था आज 10 साल के अंदर कुछ भी विकास नहीं हुआ है।
क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें लगाते हैं अभी आप सरकार से कि क्या चीज़ें होनी चाहिए? उम्मीद तो हम यही करेंगे कि अगर सरकार किसी की भी आए वो हम लोग के लिए रोजगार की व्यवस्था कराए, हम लोग का जो मौलिक सुख सुविधा है उस पर ध्यान दे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।